असल में हमने जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट को समझना है वो इसलिए समझना है कि अगर आपका स्टॉक अभी आप ये 100 इंडेक्स को देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे मैं कोई स्टॉक लगा देता हूं ताकि वो आसानी के साथ आप समझ सकें। देखिए मैं यहाँ पे लगाया, फर्ज करें डीजीकेसी, मैंने यहाँ पे लगा दिया डीजी। अब मैं आपको ये कहूं कि यार ये फ्यूचर के अंदर हमारे काम करने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, हमने जैसे आपको बोला कि आपने रेगुलर मार्केट के अंदर काम करना है, अगर आपने बाय डिसीजन लेना है, लेकिन अगर वो चीज नीचे आ रही है, आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि यार ये चीज तो नीचे जा रही है, इसने अपनी सपोर्ट को, मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, वो सपोर्ट डिस्टेंस भी आपको समझाएंगे अभी, लेकिन हम ये देखते हैं कि यार वो नीचे जा रही है, रेड कैंडलें बन रही हैं, तो हम वहां पे उसे पहले बेच सकते हैं। अब ये क्या सीन है कि पहले बेच सकते हैं, मतलब शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ही अलाउड है। हम फ्यूचर को समझना क्यों चाह रहे हैं, शॉर्ट सेल की वजह से। अब आपका जहन में ये क्वेश्चन जनरेट होगा कि यार ये रेगुलर में क्यों अलाउड नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे एक्सचेंज को फ्यूचर के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट करना है, यानी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो किसी ने बेचने और किसी ने खरीदने। अगर ये शॉर्ट सेलिंग वो रेगुलर में अलाउड कर देगा, उससे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम आ रहा है फ्यूचर के अंदर वो खत्म हो जाएगा। फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम क्यों आ रहा है, शॉर्ट सेलिंग की वजह से आ रहा है। जो गवर्नमेंट की जो प्रोडक्ट है वो उसको रन करने के लिए इन्होंने रेगुलर के अंदर उसे बैंड कर रखा है। बैंड से मुराद ये नहीं कोई गलत चीज है तो बैंड किया, नहीं, क्योंकि उनको फ्यूचर में वॉल्यूम जनरेट करना है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, इस वजह से उसको रेगुलर में बंद किया। अब फ्यूचर के अंदर हम अगर किसी चीज को शॉर्ट सेल करते हैं, मतलब हमारे पास हम दिख रहा है, हमारे इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं, हमारी जो वर्किंग है वो हमसे कह रही है कि यार ये नीचे जाएगा, हम श्योर हैं, हमारी वर्किंग है उसके ऊपर, हमने अपने साथियों के साथ डिस्कस किया, सब तमाम चीजें हो गई, हम सोच रहे हैं कि भाई ये अब जाएगा। तो हमने, अगर हमारे पास है पहले का रेगुलर मार्केट में है, तो हमने तो उसे बेच देना है क्योंकि हमें पता है अभी ये नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो उसके नीचे जाने से हम फायदा कैसे कमा सकते हैं, तो हम उसे मारेंगे शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट सेल हम करेंगे फ्यूचर में। सिर्फ ऑर्डर का फर्क है, वो ऑर्डर भी हम आपको दिखाएंगे कि वो ऑर्डर का फर्क है कि आप जैसे बाय करते हैं, फिर उसके बाद सेल का ऑप्शन होता है और फिर उसके बाद शॉर्ट सेल का ऑप्शन होता है। तो जब आप शॉर्ट सेल को देख के लगाएंगे वहां ऑर्डर, तो मार्केट ये कहेगी कि यार ये बंदा कह रहा है कि मुझे उधार में माल दे दो, मैं बेच देता हूं, मैं फिर आपको महीने के आखिरी जुम्मे पे वापस दे दूंगा। फ्यूचर में कोई स्टॉक बाय किया है तो ठीक है, उसको आप 65% की पेमेंट कर सकते हैं लास्ट फ्राइडे पे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट किया है तो उसकी आप पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले बेचा है, आपने बेचा तो पहले ही है, तो जब आपने वापस लेकर देना है उसे, तो उसके लिए हम इसका सहारा लेते हैं कि हमने ऊपर बेच दिया, जब रेट नीचे आया, अब हमें लगा कि यार ये ऐसी जबरदस्त कैंडल बनी है, अब ये ऊपर जाएगा, हमने यहां पे वापस बाय बैक करना है। बेचा हमने ऊपर है, पहले बेचा है। नॉर्मल केसेस के अंदर हम पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं, शॉर्ट के सीन के अंदर हम पहले बेच देते हैं और जब वो सस्ता होता है तो वापस हम खरीद के उसे पकड़ा देते हैं। तो फ्यूचर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत एक एक जिसे कहेंगे बिगिनर्स के लिए थोड़ा पेचीदा टॉपिक होता है, लेकिन आहिस्ता 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 करके ये इंशाल्लाह कवर होता जाएगा। आज का जो हमारा एक और जो मेन जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि इस चार्ट की भी बेसिक्स को हमने समझना है और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फ्यूचर के से रिलेटेड जो भी आपके जहन में क्वेश्चन जनरेट होंगे या जो भी होगा उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि ये जो हम चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये लगेगा कहां से, हमें मिलेगा कहां से, फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से मिलेगा। तो उसके लिए वही है, जैसे आपको बताया कि आपने एससीएस को सर्च करना है, एससीएस से आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट चार्ट पे आना चाहते हैं बिना होम पेज पे गए तो वो भी पॉसिबल है। आपने एससीएस लिख के सर्च किया, जैसे ही आपने सर्च किया यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, रियल टाइम एडवांस चार्ट,
तो आप यहां से जाने के बजाय आप यहीं से क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीधा आप चार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो वाहिद आपके पास पीएसएक्स के अंदर एक ये एससीएस है जो आपको ये चार्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये कहेंगे कि अगर आप जैसे बहुत सारे लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएंगे उनको तो खैर खुद ही ये चीज पता चल जाएगी ज्यादा काम करने वाले को। लेकिन अगर देखेंगे तो जो आप बंदा 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल्स को फॉलो करता है या छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स को फॉलो करता है तो ये कुछ सेकंड लेट है, यानी कि 4 से 5 सेकंड, ज्यादा नहीं है। 4-5 सेकंड में कोई कयामत नहीं आ जाती, लेकिन 4 से 5 सेकंड अगर आप इंट्राडे वाले या स्कल्पिंग वाले बनते हैं आगे तो वहां पे ये वो करेगा। लेकिन जो डे की कैंडल्स है उसमें कोई मसला नहीं हो। अब ये क्या सीन है कि डे की कैंडल्स क्या हैं और ये क्या चीजें हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। चार्ट कहां से लगेगा, या आपने लगा लिया। उसके बाद आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप यहां से अपने स्क्रिप्ट का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 इंडेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट का नाम डालेंगे, आपके स्क्रिप्ट का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप उस चार्ट को किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं। टाइम फ्रेम से मुराद क्या है कि आप उस चार्ट को 5 मिनट पे देखना चाहते हैं या आप उसे 15 मिनट पे देखना चाहते हैं। ये एक कैंडल जो इस टाइम लगा हुआ है ये डी के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं कि ये डी के ऊपर है। ये एक कैंडल, यानी कि ये जो कैंडल है, कैंडल के भी हम आपको डिटेल से समझाएंगे, लेकिन ये जो भी कैंडल एक बनी हुई है ये जो टाइम चार्ट के ऊपर है ये एक दिन के एक कैंडल है। अगर हम इसे 1 घंटे पे लगा देते हैं तो अब जो ये कैंडल है वो 1 घंटे की एक कैंडल है। अगर हम इसे वीक पे लगा देते हैं तो अब ये एक कैंडल 1 हफ्ते की हो जाएगी। इसी तरह जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। देखिए बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं तो वो डे कैंडल के ऊपर काम करते हैं। बहुत कुछ टाइम मार्केट के अंदर जैसे मार्केट का आरएसआई नीचे चल रहा हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वीकली कैंडल्स को रीड करके कर सकते हैं। तो जितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने करनी है तो उसके लिए भी चार्ट को देखना जरूरी है। उसका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, यानी जो आप डे पे देख रहे थे फिर आप वीक पे देखेंगे। वीक पे देखने का मतलब ये है कि आप महीना 2 महीना 3 महीने तक आप कर सकते हैं। अगर आप महीने का लेते हैं तो आप समझेंगे 5-6 महीने 8 महीने के लिए होल्डिंग बनाने जा रहे हैं किसी चीज में। लेकिन अगर आप डे पे हैं तो आप समझे कि 1 वीक 2 वीक 3 वीक या मंथ, इससे ऊपर आपकी डे की कैंडल के ऊपर जो वर्किंग है इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं। उसके बाद ये कैंडल के स्टाइल हैं। जैसे यहाँ ये कैंडल फॉर्म में अगर आप इसे देखना चाहते हैं लाइन चार्ट में, क्योंकि देखिए कैंडल से पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो ये लाइन चार्ट की थी। अब ये क्यों फेल हो गया, फेल तो नहीं कहेंगे, मतलब जैसे अब लोग ज्यादा इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि इसके अंदर डिटेल कम है। यानी कि ये जहां पे प्राइस आ रही है इसकी, ये क्लोजिंग है सिर्फ, यानी कि इसमें ना ही ओपन है ना ही हाई है ना ही लो है, सिर्फ क्लोजिंग है। तो इसकी वजह यह है कि अब ज्यादातर लोग कैंडल्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हिकनाशी है, वो एक अपने में एक इंडिकेटर है। तो इस तरह काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो यही है कि आपने इसको इस तरीके से देखना है। ये चार्ट कहां से लगेगा, कैसे लगेगा। आपने ये चार्ट लगा लिया, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर है, आपके ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक को किसी स्टॉक से कंपेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सेक्टर उसका सेम हो। ये नहीं कि आप एक सीमेंट से पकड़ रहे हैं तो दूसरा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी स्टॉक को कंपेयर भी करना है तो एक ही सेक्टर के स्टॉक को, वो भी जरूरत नहीं है उसको कंपेयर करने की, वैसे ही आपको आसानी से पता चल जाता है। फिर उसके बाद इंडिकेटर है, ये इसमें से काफी सारे इंडिकेटर हैं जो आपको बताए पढ़ाए जाएंगे, इससे भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड बटन है, फिर क्लियर है, जो आपने मार्क्स की लगाए वो क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं, आपने जो भी वर्किंग की। आगे जाके आपके चार्ट के ऊपर 5-7 इंडिकेटर लग जाएंगे। अब आप रोज सुबह आए 5-7 इंडिकेटर लगाएं तो आप तो वो इंडिकेटर लगाने उसकी सेटिंग करने में आप ज़हनी तौर पे थक जाएंगे। तो ट्रेडिंग के लिए फ्रेश माइंड होना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या करना है कि आपने अपने चार्ट को सेव कर देना है। भले आपने 10 इंडिकेटर लगा रखे हैं, आपने यहां से सेव का बटन दबाया, वो चार्ट आपसे नाम पूछेगा कि भाई मैं इसको किस नाम से सेव करूं। अब जैसे फर्ज करें हमने इधर डाल दिया भाई 1 2 3 और इसे हमने सेव कर दिया, अब ये चार्ट 1 2 3 से सेव हो जाएगा। ये देख रहे हैं ऊपर,
क्लाउड में वो सेव हो गया। अब यहाँ पे आपके 10 इंडिकेटर, अब आपको रोज आके इंडिकेटर नहीं लगाने, आपने यहाँ पे आना है, इसको दबाना है और यहाँ लोड चार्ट लेआउट के अंदर जाना है और अपने चार्ट का नाम सर्च करना है। अभी तो मैंने डाला है तो ऊपर आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे जो ऊपर सर्च है आपने यहाँ पे आके डालना है भाई 1 2 3, तो आपका चार्ट आपके सामने आ जाना। तो ये सेव का ऑप्शन आपके काफी काम आने वाला है। फिर उसके बाद फुल स्क्रीन वगैरह है, फोटो खींच के अपने दोस्तों को या ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कैमरे का बटन है, इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो वो आपको दिख पाएगा। तो ये बहुत आसान है। फिर इस तरफ यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, पिच फॉग है, काफी सारी चीजें, ये टूल्स हैं। लेकिन असल में जो ये बेसिक्स हैं वो ये हैं। अब इसके बाद इसकी बेसिक्स के अंदर जो चीजें आती हैं कि ये कैंडल है, तो ये कैंडल है क्या, ये हमें क्या डिटेल दे रही है और ये हमारे किस तरह काम आ सकती है। हम जो यहाँ जमा है, हम यहाँ जमा है पैसे कमाने की। असल बात में हम आपको बताएं तो हम जो यहाँ पे ये कचहरी लगा के बैठे हैं, इसका मकसद ये है कि हमें 2 पैसे मिल सकें, क्योंकि सारे मसरूफ लोग हैं और इतना टाइम कम होता है लोगों के पास। तो जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो हासिल हुसूल होना उसका। तो उसका सबसे आसान इलाज यही है कि ये जो कैंडल है इसे हम समझें। जितना हम अपना ज़हन फंडामेंटल पे तका रहे हैं, उससे आधा जो है वो इसके ऊपर लगाएं तो कमाल काम हो जाएगा। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि फंडा और मेंटल के बीच में स्पेस दे देना, तो आपको उसकी पूरी दास्तान पता चल जाएगी कि फंडा और मेंटल, वो मेंटल करने का फंडा है, यानी लोगों को, इंडिविजुअल जो हमारे हैं सादे लोग, उनको किसी को डिविडेंड दिखा के फंसाना, किसी को पी दिखा के फंसाना, किसी को बुक वैल्यू, जो जो देख के फंसना चाहे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसकी प्राइस के ऊपर नजर रखनी है, ना कि आप उसकी जो है ना रेशो उसको रीड करने बैठ रहे हैं। वो आप समझें कि अपना टाइम खोटी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है मीमनी जबान में, कहते हैं खोटी कर रहे हैं अपना टाइम। तो आपने टाइम नहीं खोटी करना, ये जो भी आप पहले का जो आपके जहन में है उसको आपने थोड़ा सा खाली करना है। कैंडल क्या है, कैंडल हमें बता क्या रही है। अब ये एक कैंडल है, इसकी मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूं कि जैसे कि ये रेड कैंडल है, इस कैंडल को हम डिस्कस करते हैं। अब इस कैंडल के अंदर दोस्तों 4 चीजें हैं, जहां पे आपको दिख रही होगी। एक तो ओ लिखा हुआ है, ओ के बाद उसकी है जो प्राइस है वो आ रही है। ओ से मुराद क्या, ओपन प्राइस। फिर हाई, हाई से मुराद क्या, ये इसकी विक। ये तो कैंडल तो एक बॉडी बनी हुई है, लेकिन ये जो ऊपर लकीर गई हुई है ये विक कहलाती है। शेडो कहते हैं, साया कह लें आप उसे, विक कह लें। ये हाई है। हाई कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, हाई हमेशा ऊपर होगा। इसके बाद लो, लो यानी ये नीचे का जो इसकी प्राइस है ये लो कहलाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस जो है अगर उसकी नीचे आ रही है तो उसका मतलब ये है कि या तो, अब ये तो 100 इंडेक्स लगा हुआ है, अगर ये कोई स्टॉक होता तो हम ये कहते हैं कि यार हो सकता है कि मुल्क के सियासी हालात की वजह से या इसका बुरा रिजल्ट आ रहा है उसकी वजह से तो वो क्लोजिंग प्राइस नीचे जा रही है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि हाई और लो तो सेम जगह पे हैं, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन ओपन प्राइस चेंज होती है। कैंडल रेड बनी है तो इसका मतलब क्या है कि रेट नीचे आया। नीचे आया से मुराद क्या, खुला इधर है, ओपन ये है रेड कैंडल का और क्लोज ये है। जबकि ग्रीन कैंडल जो कि ऊपर जा रही है तो वो ऊपर कहां से जाएगी, नीचे से। तो ओपन कहां होगी, नीचे। क्लोजिंग उसकी ऊपर आएगी जब भी उसका कलर ग्रीन बनेगा। तो आपने आसान से अल्फाज में ये याद रखना है कि ग्रीन कैंडल जो है उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो नीचे है, रेड कैंडल जो ड्रॉ हो रही है उसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर है। यानी ऊपर खुला नीचे बंद हुआ तो नेगेटिव, नीचे खुला ऊपर बंद हुआ तो पॉजिटिव। ये बहुत एक आसान है। अभी हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं, मैं आप लोगों के माइक खोलता हूं, अगर किसी बंदे का कोई है जहन में कोई बात तो वो कर सकता है। मैं ऑन किया है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। जी दोस्तों। सर ये जो चार्ट है इसमें ऊपर जो टाइम फ्रेम का आपने बताया 1 मिनट, वीक, आवर सब कुछ है, नीचे भी एक टाइम फ्रेम नजर आ रहा है सबसे नीचे लेफ्ट साइड पर। जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस ये है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का। इसके अलावा यहाँ पे देख ना साइड में एक घड़ी भी चल रही है इसके। तो इसमें ये तमाम चीजें जो हैं वो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल, कुछ लोग यहाँ से चेंज करते हैं और कुछ लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं। लेकिन आसान तरीका जो हमने आपको बताया, आप उसको बुकमार्क्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बुकमार्क्स बनाया हुआ है आवर को, डे को, वीक को, मंथ को। ये तीनों के ऊपर मैंने स्टार बना रखे हैं। तो ये तीनों मुझे यहाँ पे बुकमार्क्स की सूरत में सामने दिख रहे हैं। अगर मैं हटा दूंगा इसको तो यहाँ पे ना ही मुझे ये दिखेगा, सिर्फ डे का, जिसको मैं बुकमार्क बनाऊंगा वही दिखेगा। तो आसान से अल्फाज में ऊपर से टाइम फ्रेम चेंज करना आसान है बमुकाबला नीचे से। जी अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। वालेकुम सलाम। फिदा भाई, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो वीकली होता है या मंथली होता है? ठीक है। लॉन्ग टर्म से मुराद मतलब कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए? जो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपसे इंडिविजुअल में डिस्कस करनी है। अब स्ट्रैटेजी इज बेसिकली 75-25। सो 75 जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और 25% जो है वो ग्रोथ स्टॉक है। ठीक है। अभी तक जो मुझे समझ में आया है, जो आप समझाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली मोस्टली ट्रेडर्स के लिए। ठीक है। बीइंग नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, मुझे 14-15 साल हो गए बाहर, इतना टाइम नहीं होता। आपसे मैंने पहले भी दरखास्त करी थी कि मैं टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट रहेगा मेरे पास। ठीक है। तो मैं देख नहीं सकता हूँ। तो इंस्टेड कि मैं ब्रोकर के ऊपर रिलाई करूं, और आपका पहला ही जुमला जो है वो हिट कर गया कि ब्रोकर के ऊपर, रिलायंस के ऊपर मैंने अभी पूरा 1 साल का हिसाब किताब किया है, तो आई एम इन नेगेटिव फॉर लाइक 22%। ठीक है। तो मैंने उसको बोला है कि मतलब अब आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, आई एम गोना डू माय ओन ट्रेड्स। तो मैं उसके अंदर जैसे एमटीएल, ईफर्ट, ईपीसीएल, ये चीजें हो जाएंगी, इनकी एंट्री लेवल्स मैं आपसे सीखूंगा। ठीक है। और जी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक जैसे कि एवियन हो गया, नेटसोल हो गया, जो आईटी के रिलेटेड है, या जी जो सीजनल स्टॉक्स होते हैं जैसे कि फूड हो गया, यूनिटी में ट्रीट हो गया फूड उसके अंदर। ठीक है। तो जी उस हिसाब से मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे अब एमटीएल है, मैंने उसको बेचना जी नहीं है, मैंने सिर्फ उसको परचेज करना है और रखना है, और मैंने उससे बोनस शेयर्स और मैंने उससे डिविडेंड लिया। सेम गोज फॉर ईफर्ट। ठीक है। हम्म ईफर्ट का भी अब यही है कि मैंने उसको लेके रखना है, आई एम नॉट गोना सेल इट। ठीक है। तो मैं हर महीने के हम्म ऊपर उसको परचेज करूंगा तो मेरी प्राइसिंग सही आ जाएगी। बट अभी चूंकि वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, सेकेंडली ईफर्ट जो है अपने हायर हाइज बना रहा है, मतलब उसके न्यू लेवल्स गोना डिफाइंड। एमटीएल का ये है कि ये बेस्ट जी प्राइस बिल्कुल। स्टार्ट होता है 720 से लेके अप टू 808। और जैसे आपने बताया इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, तो मेरा जो अकाउंट है वो एकेडी का है। तो अभी रिसेंटली, बस अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन एक और आई है कि उनकी जो सीईओ, इनकी वाइफ ने जो है वो 20,000 शेयर परचेज किए हैं एट सेम रेट 814 के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट ईपीएस इसकी जी बड़ी जबरदस्त आने वाली है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ जी रहा जी था कि इसकी एंट्री पॉइंट बनाने के लिए मुझे वीकली कैंडल्स को देखना चाहिए या मुझे इसकी डे की कैंडल को देखना चाहिए? अभी हम लोग इंडिकेटर्स, तो आप, मुझे लग रहा है कि अभी बाद में बताएंगे तो वो मैं देखूंगा। तो अभी जैसे ही सिर्फ चार्ट पे और कैंडल्स पे बात हो रही थी, तो मैंने बोला मैं ये क्वेश्चन आपसे कर। जी देखें, अब ये उसके ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम उसका एक दिन की कैंडल वाला ट्रेंड देखें, यानी डे की कैंडल वाला ट्रेंड देखें, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से ये स्टार्ट हुआ है और यहां तक ये ऊपर तक गया है। अब ये कितने दिन बनते हैं, आप यहां से अगर हम इसकी तारीख को देखेंगे, मैं यहां से आपको लाइन लगाकर दिखाता हूं कि यहां से आप स्टार्ट होते हैं, इसका ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है 9 मार्च से। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे जाके समझेंगे इसका अप ट्रेंड यहां तक चला। तो यानी कि 9 मार्च से लेकर 6 मई तक। तो आप सोच सकते हैं अगर आपने डे कैंडल के ऊपर भी एंट्री ली तो आप इतना लंबा टाइम उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि यार मैं इसको और लंबा ले जाना चाहता हूं, तो वो ज्यादा, एक जिसे कहेंगे कि फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन उसमें नुकसान के चांसेस भी काफी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे डे कैंडल पे काम करने वाला, उसको पता है कि यार एक दिन के अंदर मैं 7.5% का ही मेरा लॉस होगा। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे लिमिट बनी हुई है कि कोई भी स्टॉक एक दिन के अंदर 7.5% ऊपर जाएगा और 7.5% नीचे आ सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं आ जा सकता। तो उसमें क्या होता है, जो डे पे काम कर रहा है उसको ये आइडिया है
कि यार अगर नेगेटिव भी चला जाता है तो 7.5% का लॉस होगा। लेकिन अगर आप वीकली के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर 5 ट्रेडिंग सेशंस है। अब एक ट्रेडिंग सेशन आप 7.50 लॉस होता नहीं है ना, लेकिन प्रॉफिट आप होता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हम काउंट करते हैं तो 5 अगर उसको करें तो हमारे पास तकरीबन कुछ 37.5% का हफ्ते वाली कैंडल के अंदर हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, अगर लंबे टाइम फ्रेम के लिए चलना है तो हमने उसको वीकली के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि वीकली से ऊपर ना जाए। अच्छा, दूसरी चीज जो हम लोग खुश होते हैं कि यार इसने हमें बोनस दे दिया। अब इसने बोनस दिया, ये देखें बोनस इसने दिया 20%, तो उसने अपनी जेब से नहीं दिया। अब जब आप रात को सोए तो आपका रेट था ये 12 मई को, अब जब आप उठे 13 मई को तो आपका रेट ये है। यानी कि आप देखें कि रेट में कितना फर्क आया। अब यहाँ पे 940 रुपए का था, अब आप सुबह सो के उठे तो पता चल रहा है जी वो 800 रुपए का है। 140 रुपए जो उसने आपको दिया बोनस, वो बोनस तो उसने अपनी जेब से नहीं दिया, वो तो आपकी प्राइस में से स्प्लिट हो गया। और कल को अगर आप उसे बेचते हैं तो फाइलर का टैक्स भी आपको भरना पड़ जाएगा 15%, नॉन फाइलर है तो 30%, यानी कि वो टैक्स भी आपको पे करना है और प्लस वो उसकी प्राइस भी स्प्लिट हो गई। तो हमारा ये मानना है, मैं अपना ये बात बताऊं कि ये जो बोनस, ये डिविडेंड है, ये इसको लेने के लिए ये जो हमारे इंडिविजुअल हैं, या जैसे भाई कह रहे हैं कि यार मैंने इनको डिविडेंड के लिए रखा हुआ है, अगर आप उसको प्रॉपर तौर पे जगह पे लें, जगह पे बेचें, जगह पे लें, जगह पे बेचें, तो आपको इसके डिविडेंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आप वैसे ही उसे इतनी जनरेट कर लेंगे कि आपको इस चक्रों में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा स्प्लिट, अब ये स्प्लिट हो गया, अब नीचे, अब आप खड़े हैं यहाँ, आप फंसे हुए हैं कि यार अगर किसी बंदे ने यहाँ छत पे खरीदा, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, तो वो तो फंस गया गरीब, वो तो कह रहा है कि यार मैं अब निकलूं तो निकलूं कैसे, और यहां तक की प्राइस आने में ना जाने कितना टाइम लग जाए। तो जिसे ये कहेंगे कि जी, ये लोगों मेरे को, साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सारे अपनी स्टोरीज शेयर करें, सबके साथ हुआ हुआ जो। खलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्टोरी तो सबको ही पता है, ये सबके साथ हुआ है सर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये प्राइस देखें एक ही दिन में फौरन से नीचे भी आ जाती है और आपके बोनस आने में एटलीस्ट 1.5 मंथ 1 मंथ तक एटलीस्ट लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आपने प्राइस स्प्लिट कर दिया तो उसी दिन देखिए आपने ना जो सर, नहीं सके। इसमें सर वो दाना डालते हैं और आप चुग लेते हैं, तो वो फिर गले में फंस जाता है, यही तो फिर क्या वजह है, कर सकते यही हैं। वजह है। मैं एमटीएल तो मतलब स्टॉक मेरा फेवरेट मार्केट के स्टॉक है। अंदर सिर्फ एक, मैं बताऊं सर, स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ एक बंदा मरता है जिसके अंदर लालच भरा हुआ है। ये बात जी याद रखिएगा। जो पेशेंस के साथ चलेगा, जो अपने अंदर एक पेशेंस रखेगा, वो कामयाबी की तरफ जाएगा। बस लालची तो कुर्बानी का बकरा है सर, वो तो कटेगा ही कटेगा। जी जी वलीद भाई और फिजा भाई, थैंक यू सो वेरी मच जो मुझे आपने आंसर दिया, क्वाइट सेटिस्फाइंग। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि एमटीएल में हर डिप के ऊपर परचेज करता हूं कि जब ये बोनस देता है तो मैं नीचे और परचेज करता हूं, और मेरी प्राइस इस वक्त 650 रुपए है, देन आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा सर एग्जिट कर लें, प्रॉफिट बना लें। ठीक है, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको 550 का मिलेगी ये चीज, तो वाई यू लूजिंग योर मनी? क्यों पैसे को जाया कर रहे हैं आप? लेकिन चीज मैं बनाए आप। जब ये समझ आई है तो शाहजी जो है, सैयद साहब जो है, मेरे ख्याल ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर दे गए हैं। ये सर मेरे ख्याल कोई ऑफिस देखिए गोइंग है सर, और हर इन्वेस्टमेंट महीने कुछ ना कुछ ले रहा है। सर बात सुने राणा साहब, कैसर भाई बात सुने। यहाँ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने एक चीज की इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पर्पस जो है जस्ट प्रॉफिट कमाना है। इसके अलावा कोई आपने किसी कंपनी को जाके पैसे दिए हैं, आपने ये नहीं सोचा कि सर मैं कंपनी को बढ़ा रहा हूँ। नो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। आपने ये नहीं सोचा कि मैं कंपनी को जाके बढ़ा दूं। आप अपने प्रॉफिट को देखेंगे सर, आप फिगर्स नहीं देखेंगे कंपनी की कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। हाँ जी।
प्लीज बट एड कीजिए। भाइयों, Elizabeth, कंपनी thank की you very ग्रो पे much for your तवज्जो ना रखें, अपनी ग्रो पे तवज्जो रखें। जी, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपसे मेरी बात हुई थी विदा भाई, जब मैंने आपको ये बताया था कि ओवरसीज पाकिस्तान, अब मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट है, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास मोस्टली जो है वो टाइम नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, राइट, मतलब पाकिस्तान में भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर की लाइफ जो है वो आपको पता है कि मतलब उन टाइमिंग्स के अंदर स्क्रीन्स देखना जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो कुछ स्टॉक्स, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मतलब उसमें से निकल जाया जाए और फ्री एंड कैश होके जो है वो बैठा जाए, ठीक है, फिर दोबारा एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। जो आपकी फेवरेट जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो ऊपर जाएंगी तो फिर वो वापस अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे, फिर उनको नीचे बाय करो, मतलब वो टाइम कंस्ट्रेंड है। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों से बात कर रहा था कि मतलब इसके अंदर जो है हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं बेहतर पोजीशंस। मैं आपकी बात आई जी टोटली बिल्कुल। गेट यू, मतलब आप ऊपर निकल जाओ। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब वो यही कहते हैं कि मतलब आपको तो डिविडेंड लेने की भी जरूरत नहीं है, और कुछ उस्ताद जो हैं वो तो यूट्यूब पे ये भी कहते हैं कि डिविडेंड्स लेने वाले बेवकूफ होते हैं, मतलब अप टू सम एक्सटेंट उनकी बात सही होती है एक तरीके से, बट सारी क्राइटेरियाज के ऊपर वो बात सही नहीं बैठती। उसके लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए पूछ रहा था सर। जी बिल्कुल, देखें, अब अगर आप डे कैंडल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन के अंदर आपने सिर्फ 30 मिनट देने हैं मार्केट को, सिर्फ 30 मिनट। बाकी वर्किंग तो आपने रात से ही कर लेनी है। आपने जो मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, यानी कि आखिरी के 15 मिनट मार्केट क्लोजिंग के, उस टाइम आपने 15 मिनट कहीं से निकाल के ये देखना है कि यार मैंने जो कल वर्किंग की थी कि यार ये शेयर इधर आएगा तो मुझे इसे बेचना है या खरीदना है। जब आप देख रहे हैं 3:15 बजे यार उसका रेट उधर आ रहा है, तो आपने जो अगर खरीदने का मंसूबा बनाया तो खरीदेंगे, बेचने का बनाया तो आप उसे बेचेंगे। अगर आप वीक के ऊपर काम कर रहे हैं, एक हफ्ते की कैंडल, तो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। डे के ऊपर आप रोज 15 मिनट आपको देना पड़ेंगे। वीकली के ऊपर जुम्मे वाले दिन मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले का टाइम आपको देना पड़ेगा। इसी तरह महीने पे अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप महीने में एक दफा वो करें, तो आप महीने पे काम कर सकते हैं। वैसे तो मेरा मशवरा आपको यह है कि वीक से आगे मत जाए, कि वीक में विदा एक भाई दफा तो आप डेफिनेटली 15 मिनट दे सकेंगे। आप मुझे जैसे बता रहे हैं तो मैं दिन में 15 मिनट भी दे सकता हूँ, ठीक है, वो मैं लास्ट के 15 मिनट्स में बस निकाल के रख लूंगा, और रात में जो है मैं काम भी करके रख लूंगा। जब वो टेक्निक मेरी समझ में आ जाएगी क्या आप किस उसके ऊपर बात करें, मतलब बिल्कुल जब हम कोर्स के अंदर आगे चलेंगे तो डेफिनेटली वो चीज जब, या वो ट्रिक जो है वो जब पता चल जाएगी या वो वर्किंग पता चल जाएगी, तो डेफिनेटली आई थिंक अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, हम देखें यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं कि हमने एक तो इस पहला घंटा हमने रखना है इंडिकेटर्स को सीखने के लिए। फिर जो दूसरा घंटा रखना है, तो हमारे साथ जैसे वलीद भाई हैं और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पहले से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या ये कोर्स पहले भी ले चुके हैं, यानी कि वो दोबारा इसको ज्वाइन कर रहे हैं ताकि यार हम लोग एक दूसरे के साथ गपशप लगा सकें, स्क्रिप्ट को डिस्कस कर सकें कि यार हमें कहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे इसमें कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस डिस्कशन से और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। देखिए, क्वेश्चन एक आदमी करता है, जो बाकी सुनने वाले ना लिसनर, फायदा सबको होता है। तो लिहाजा जितनी ज्यादा डिस्कशन हम उसको कुरेदेंगे जैसे हम कर रहे हैं, वो और ज्यादा फायदा हमें मिलेगा। तो अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और साथियों के साथ ये जो अगर किसी का स्क्रिप्ट है, कोई उसको डिस्कस करना चाहता है कि यार हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, तो उसको भी साथ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें पहले बाइंग सेलिंग को देखना बहुत जरूरी है। यानी कि जो हम अभी देख रहे थे स्टार्टिंग के अंदर कि यार ये इतने लोग हैं काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो अब हमने ये देखना है कि यार ये हम आ गए इसके ऊपर। अब आज की हम देख रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा बायर कौन है। आज का जी सबसे बड़ा बायर जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो हमारे इंडिविजुअल्स हैं। 1.38 मिलियन डॉलर्स, ये मिलियन है और डॉलर्स हैं, तो डॉलर्स में इन्होंने बाय किया है 1.38 मिलियन डॉलर्स का। अब हम ये सोचते हैं कि यार ये तो इंडिविजुअल ने ले तो लिया, अब ये है क्या, इंडिविजुअल ने लिया तो आखिर लिया क्या, ये कैसे हम देखेंगे। इसी पेज को हम नीचे ले जाते हैं और इंडिविजुअल के कॉलम की तरफ चलते हैं। ये देखें,
कि हम यहाँ गए और यहाँ हमने देखा कि भाई ये इंडिविजुअल ने जो इतना पैसा लगाया 1.38, ये आखिर इसने लगाया किस में, इसकी सबसे बड़ी बाय किस में है। हम यहाँ पे गौर करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इसने सीमेंट को सबसे ज्यादा बाय किया है 0.43 मिलियन डॉलर्स का। उसके बाद इसकी सेकंड नंबर की बड़ी बाय क्या है, कमर्शियल बैंक। थर्ड नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, यानी ओजीडीसी पीपीएल वाला। तो ये हमें पता चल गया। अब हमने ये देखा कि यार ये तो सीमेंट को ले रहा है, लेकिन सीमेंट को आखिर और कौन कौन ले रहा है या कौन बेच रहा है इसे। अब जब इसने 0.43 मिलियन डॉलर्स का माल खरीदा है तो ये किसी ने तो बेचा होगा ना, ये आखिर बेचा किसने। अब हम जाते हैं ऊपर और अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज। जैसे हम चले गए सीमेंट के अंदर, अब सीमेंट में हमने देखा कि भाई सीमेंट के अंदर सबसे बड़ा बायर कौन है, वो हमें पता चला कि जी सीमेंट को जो है, जो हमने भी देखा था इंडिविजुअल, उसी ने सबसे ज्यादा बाय किया। सेकंड नंबर का बायर इसके अंदर कौन है, बैंक्स। बैंक्स भी सीमेंट को बाय कर रहा है। अब हमें यह पता चला कि यार इंडिविजुअली नहीं है खाली सीमेंट के अंदर, बैंक भी इसके अंदर परफॉर्म कर रहा है। और छोटी सी बाय हमारे ब्रोकर भैया की भी है साथ में, 0.10 मिलियन डॉलर की। सेलर कौन है, फॉरनर कॉर्पोरेट्स, एफआई, 0.77 मिलियन डॉलर्स की सेल के साथ। तो सीमेंट को बेच एफआई रहा है, खरीद ये 2 जने रहे, 3 जने कह लें। तो इससे हमें यह आइडिया होता है कि यार हो सकता है कि सीमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ही सीमेंट के अंदर आई है। लेकिन ये भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे लॉन्ग टर्म वाले दोस्त हैं, हम जैसे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के लिए हमारा एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट से मुराद क्या है कि हम जब मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो मार्केट उस टाइम किधर परफॉर्म कर रही है, मतलब किधर से मुराद, वो अपने 52 वीक लो के पास है या हाई के पास है। अगर वो लो के पास है तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की हामी भर सकते हैं। लेकिन अगर वो मार्केट अपनी 52 वीक हाई के ऊपर घूम रही है और हम मुंह उठाकर आ गए कि जी मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म करना है, तो मेरे भाई आप अच्छे से अच्छा ले लो, बहुत मुश्किल है उसका सरवाइव करना। क्योंकि अगर आप महंगा लेंगे ना तो आप महंगा बेच नहीं पाएंगे, आप सस्ता लेंगे तो महंगा बेचेंगे ना, हर बिजनेस का उसूल है। तो अब इससे हमें पता यह चला कि आज का जो मेजर बायर है वो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ऊपर के जो ये है ना 3, ये भी बाय कर रहे हैं माल को। खास तौर पे कंपनी हो गई, ब्रोकर हो गया और बैंक्स हो गए, ये भी आपको यहाँ पे बाय पे दिख रहे हैं। और बायर्स की तादाद 3, 4, 5, 6 बायर है। सेलर कितने हैं, 2, 4 सेलर हैं। यानी कि आज की मार्केट की नेगेटिविटी में लोगों ने माल को खरीदा है। जो समझदार खिलाड़ी हैं जैसे कि बैंक्स हैं, ब्रोकर है, कंपनी है, इन्होंने माल को जमा करना शुरू किया। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा एक परेशानी है। ये म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया पिछले काफी अरसे से फंड्स जो है वो सेल के ऊपर है। म्यूचुअल फंड्स की जो सेलिंग होती है, म्यूचुअल फंड हैं सर, आप कभी भी इनको देख लें सर, कभी भी ऐसे नहीं हुआ लगातार इन्होंने सर कोई बाइंग की हो सर। कभी कभी इनको इनके प्रोफाइल देख के या इनके तरीकेकार को देख के लगता है ये लोग इंट्राडे करते हैं, सुबह माल उठाते हैं और रात को बेच देते हैं, क्योंकि सर ये लोग होल्डिंग तो रख ही नहीं रहे हैं। लगभग ये सारे ऐसे ही करते हैं। हम डेली देख रहे हैं कि फॉरनर भी बेच रहा है या खरीद रहा है, या बैंक्स। हमारे जो बहुत कम लोग हैं जो इंडिविजुअल में काउंट होते हैं, वही सौदों को सालों साल रख के बैठते हैं। बाकी ये जितने भी हैं ये इतने लंबे अरसे तक नहीं रखते। इंडिविजुअल को उन्होंने सर बोनस और ये डिविडेंड के चक्रों में डाला हुआ। सर आप कोई और ये जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो रिसर्च टीम है सर, उनकी बातें सुनो तो सर वो आपको किसी चीज पे इंकरेज कर रहे होते हैं कि भाई आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लें और आप बोनस वाले स्टॉक्स लें और वो रखें और डब्बे में डाल दें और बंद कर दें और पता नहीं क्या कर दें। सर इस वजह से मुझे लगता है कि वो होल्डिंग ही सर इंडिविजुअल से करवा भाई, वो फिर भी गलीमत है। अगर वो कोई ब्रोकर आपको ऐसा मशवरा दे रहा है तो फिर भी समझें कि वो गलीमत है। लेकिन अगर कोई ब्रोकर आपको पेनी स्टॉक खरीदने पे मजबूर कर रहा है ना, तो वो ज्यादा डेंजरस है। जी सर।
अगर कोई आपको बता क्या है ये चलो डिविडेंड की नियत से, चलो वो फिर भी अपनी नॉलेज के हिसाब से ठीक कह रहा है, डिविडेंड मिल जाएगा, और जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं आपको पता है कि वो स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करता है। लेकिन जो बंदा आपको इस बात पे कायल कर रहा हो कि यार आप पेनी स्टॉक ले लो, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला या 15 रुपए वाले तक, आपको स्टॉक को वो आपको कह रहा है कि आप ये लो, फोर्स कर रहा है आपको, तो वो बहुत डेंजरस है वो ब्रोकर। सर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सर जो डिस्कशन कर रहे हैं सर म्यूचुअल फंड्स के कर रहे हैं सर, मतलब ये जो मतलब इसका ये एक मार्केट का आप भी कहते हैं सर ये स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट है सर, एक ब्रोकर हो गया, एक म्यूचुअल फंड हो गया, लेकिन सर जब ये लोग ही मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और सर ये लोग ही मतलब मार्केट को एक तरीके से सर अपना माल सेल कर रहे हैं, सर मतलब सर हम इनको क्यों इतना इनकरेज करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, मतलब सर इनको हम क्यों नहीं रोक पाते कि भाई माल को थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ी सी मार्केट को अब बढ़ने दो, आप सुबह खरीदते हो शाम को बेच रहे हो, उससे तो सर नुकसान ही हो रहे हैं सर हमारी मार्केट का। देखें इसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो आम लोग हैं वो दो तरह के वो देख रहे हैं एनालिसिस, एक फंडामेंटल है और एक टेक्निकल है। ये जो इस पेज को हम रीड कर रहे हैं ये हम सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जो मार्केट के पार्टिसिपेट्स हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उस टाइम जो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेट्स हैं वो किस तरफ हैं, बाय की तरफ हैं या सेल की तरफ हैं, तो हम इससे सेंटिमेंट्स को रीड कर रहे हैं। इससे कोई हमें कुछ मिलना मिलाना नहीं है, लेकिन हमारा जहन बन रहा है कि यार हाँ यार ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये मार्केट के अंदर ये बाय पोजीशन बना रहे हैं, या ये है जो मार्केट को सेल कर रहा है, ये हमारे एक सेंटिमेंट्स बनते हैं। अब इसमें से हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी इसमें फॉलो, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ये है म्यूचुअल फंड है, ब्रोकर को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन ये ज्यादा होल्डिंग नहीं करता, ये मैं आपको बताऊं। कंपनीज भी बहुत अच्छा मार्केट का पार्टिसिपेट है, बैंक्स ये भी अच्छे हैं, इन सब के पास अपनी रिसर्च टीम है। ये हमारे इंडिविजुअल जो है ये जहां पे बाय के अंदर हो ना वहां पे समझो कहानी खराब हो जानी है। अगर ये बाय कर रहे हो तो अमूमन आपको सेल करना पड़ेगा माल, आप जब टेक्निकल्स को देखेंगे ना तो वहां पे आप सेल कर रहे होंगे, जहां पे ये बाय कर रहे हैं क्यों, आप तो प्रॉपर वे पे चल रहे हैं, आप तो ओवरसोल्ड ले रहे हैं, ओवरबॉट बेच रहे हैं, तमाम टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से इंडिविजुअल्स में से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इन चीजों को नहीं देखते, वो बस आ जाते हैं कि यार मेरे को बस आस्तीने चढ़ा के कि मेरे को बस पैसे कमाने इधर से, तो ये यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं लगी, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा।